नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करेंगे एक टॉपिक की, विशेष टॉपिक एक जिसके अंदर आपके सारे इस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स होंगे वो सारी क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले हमने कोशिका के बारे में बात की थी। अगर कोशिका का वीडियो आपने नहीं देखा है तो कोशिका के वीडियो को देखिएगा आप जरूर। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की, अंतःस्रावी तंत्र जिसको अपन बोलते हैं, अंतःस्रावी तंत्र की बात अपन करने वाले हैं। और अंतःस्रावी तंत्र के अंदर सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर अपन क्या चीजें पढ़ते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन हम इस जो है टॉपिक के अंदर करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। यहाँ पे ग्रंथियों की बात करेंगे तो देखो, उससे पहले आपके सामने बिग अपडेट्स हैं। आपकी 21 जून को खुलने वाला है पीडारा। कांता मैम जो क्लास लेके आ रही है आपकी, और आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जो एसआई का फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उससे रूबरू हुए थे आप, उसके अंदर एज इट इज क्वेश्चन मिले थे। जैसे उन्होंने क्लास के अंदर कराए हैं वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको देखने को वहां पे मिले थे। और ये सारा जो है वीडियो के थ्रू यूट्यूब पर भी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। 21 जून को ये महा मैराथन होने वाली है जिसके अंदर मेम कुछ गिफ्ट्स लेके आएगी, जो है 5 बिग सरप्राइज है। तो इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। 21 जून को एकदम सुबह स्नान वान करके रेडी होके आप जो है इसके अंदर बैठ जाइएगा, और अपना नेट का रिचार्ज जो है वो थोड़ा सा 18 रुपए वाला एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, 19 रुपए वाला, जिससे कि ये पूरे दिन चल सके। क्योंकि ये क्लास चलने वाली है आपकी पूरे 8 घंटे लगातार, करंट अफेयर्स का महा मैराथन होने वाला है। तो इसको बिल्कुल भी आप मिस ना करें। चलिए अपन बात करते हैं यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम की, अंतःस्रावी तंत्र। इसको अपन क्या कहेंगे? अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। अपन क्या कहते हैं इसको? अंतःस्रावी तंत्र की बात यहाँ पे अपन करेंगे। अंतःस्रावी तंत्र देखो, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र के अंदर आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आप किन चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। तो इसके अंदर सब अंतःस्रावी ग्रंथियां होगी हमारी। अब ग्रंथियों की जब आप बात करते हो, दो तरह की ग्रंथियां आपको मिलती है। एक तो आपको मिलती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? बाह्यस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां मिलती है। बाह्यस्रावी ग्रंथियों का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर डक्ट्स होती, जिसके अंदर क्या होगी? डक्ट्स होगी, वाहिकाएं होगी। जिसके अंदर क्या होगी? वाहिकाएं होगी, वे ग्रंथियां। इसको आप क्या कहोगे? वे ग्रंथियां। वे ग्रंथियां जिनमें जिनमें वाहिकाएं होती है या पाइप्स होती है। ठीक है, जिनके अंदर क्या होती है? पाइप्स होती है, डक्ट्स होती है। ठीक है, जिनमें डक्ट्स होती है। डक्ट्स के माध्यम से जो है यहाँ पे कोई भी पदार्थ इनके अंदर जो निर्मित हो रहा है वो आगे जाएगा। और ये डक्ट्स जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ को लेके जाती है। और इनसे रिलीज होने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? एंजाइम होता है। इनसे रिलीज होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? एंजाइम्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारी यकृत, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसी तरह से आप जो है लार ग्रंथियों की बात कर सकते हो। लार ग्रंथियां है, स्वेद ग्रंथियां है, ये सब क्या है? ये जो है आपके बाह्यस्रावी ग्रंथियां। इसी तरह से अगर आप बात करोगे तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है उनके अंदर नलिकाएं नहीं होती भाई। अगर आप अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करोगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अगर आप अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करोगे ना, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर आप देखोगे एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे इनको, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर अगर आप बात करोगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर डक्टलेस होती है। इनके अंदर नलिकाएं नहीं होती। वे ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं नहीं होती, वे ग्रंथियां जिनमें क्या नहीं होती है? जिनमें नलिकाएं आपको नहीं मिलेगी, नलिकाएं नहीं मिलेगी, नलिकाएं नहीं होगी। ठीक है, नलिकाएं नहीं होगी। ठीक है, इनमें नलिकाएं आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इनको अपन क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ रिलीज होता है उसको अपन क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और हार्मोन की खोज की बात आ जाए तो हार्मोन की खोज जो है आपके यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम जो दिया था ना हार्मोन, वो किसने दिया था? स्टार्लिंग ने। किसने दिया था? स्टार्लिंग ने जो है इसका नाम दिया था हार्मोन। और सबसे पहला जो हार्मोन खोजा गया था वो कौन सा था? तो आप बताएंगे सिक्रेटिन। ये सिक्रेटिन जो है ना, ये सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है। सिक्रेटिन क्या है? सबसे पहले खोजा गया हार्मोन, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है, खोजा गया हार्मोन है।
ठीक है, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है, तो आप बताओगे सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन है। तो इसको आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि भाई हमने बात करी है यहाँ पे कि बह्यस्रावी ग्रंथियां किसको कहते हैं, बह्यस्रावी ग्रंथियां जिनके अंदर क्या होगी, डक्ट्स होती है, नलिकाएं होती है, और उनसे रिलीज होने वाला जो पदार्थ है वो एंजाइम होता है, और वो उस जगह पर जाकर काम करेगा जहाँ पे उसको लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसके एग्जाम्पल में जैसे यकृत है, लार ग्रंथियां हैं, स्वेद ग्रंथियां, ये सारी किसके अंदर आती है, तो आप बताओगे ये बह्यस्रावी ग्रंथियों का पार्ट है। और यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की, जो बह्यस्रावी ग्रंथि है एक प्रकार की। ठीक है, उसके बाद हमने जो है यहाँ पे देखा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो वे ग्रंथियां होती है जिनमें नलिकाएं नहीं होती है, और यहाँ पे इनसे रिलीज होने वाला पदार्थ जो है वो क्या होता है, हार्मोन होता है, जिसको नाम दिया है स्टार्लिंग के द्वारा। और सबसे पहले खोजा गया जो हार्मोन है वो सिक्रेटिन हार्मोन है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी ग्रंथियां। देखो भाई यहाँ पे अंतःस्रावी तंत्र के अंदर सबसे पहले अगर आप मस्तिष्क के अंदर देखोगे, यहाँ पे ये जो मस्तिष्क वाला हिस्सा है, यहाँ पे कौन कौन सी ग्रंथियां आपको मिलेगी। तो सबसे पहले एक ग्रंथि सबसे ऊपर लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस। कौन सा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसके अंदर मिलेगी, मस्तिष्क के अंदर। यहाँ पे जो है आपको क्या मिल जाएगी, हाइपोथैलेमस मिल जाएगी। यहाँ पे क्या मिल जाएगी, हाइपोथैलेमस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि भी कहाँ पे है, मस्तिष्क के अंदर है पीनियल ग्रंथि, जिसको अपन जैविक गड़ी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो पिट्यूटरी ग्रंथि। हमारे शरीर के अंदर मास्टर ग्रंथि अपन किसको कहते हैं, पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि को। तो पीयूष ग्रंथि आपको कहाँ मिलेगी, मस्तिष्क के अंदर आपको मिल जाएगी। उसके बाद गले के अंदर श्वास नली के दोनों, और ये जो ग्रंथि है आपकी, ये कौन सी है, थायराइड है भाई। कौन सी है, थायराइड। फिर यहाँ पे छाती के अंदर वक्ष गुहा के अंदर जो ग्रंथि मिलती है आपको, वो कौन सी है, थाइमस ग्रंथि है। उसके बाद ये तो आपकी यकृत है, ये तो बह्यस्रावी ग्रंथि हो गई। लेकिन अंतःस्रावी की बात करें अपन, तो अंतःस्रावी के अंदर यहाँ पे जो ग्रंथि मिलेगी आपको, ये कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि है। और पीछे की साइड में आपको एक ग्रंथि दिख रही है किडनी की साइड में, ये किडनी के ऊपर होती है, ये किडनी के ऊपर होती है, किडनी हमारी, इसके ऊपर जो ये ग्रंथि है, ये कौन सी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है भी। कौन सी है, एड्रिनल। ये क्या है, थाइमस है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये फीमेल के अंदर होती है ओवरी। ओवरी ग्लैंड जो है, अंडाशय जो है, किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है। और ये टेस्टिस है, टेस्टिस किसके अंदर होते हैं, मेल्स के अंदर होते हैं टेस्टिस। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग भी है, जैसे थायराइड है तो एच आकार की ग्रंथि हो गई, ये पैंक्रियाज हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ओवेरी हो गई। ठीक है, महिलाओं के अंदर होगी, टेस्टिस हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है। तो ये सारी ग्रंथियां जो है किसके अंदर आती है, अंतःस्रावी तंत्र के अंदर आती है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आती है। अब आप देखो यहाँ पे जो ग्रंथियां, इनको थोड़ा थोड़ा अपन अलग से देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये ग्रंथियां कौन कौन सी है। एक लाइन इसके अंदर आप सबसे पहले ऐड कर लीजिएगा कि यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ये क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम जो है एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हम अध्ययन कर रहे हैं, इनका काम क्या होता है। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसका कार्य अगर आप देखोगे ना, तो इसका कार्य होता है शरीर का नियंत्रण और नियमन। यहाँ पे मस्तिष्क के साथ मिलकर, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसके साथ मिलकर काम करने वाला जो सिस्टम है वो कौन सा है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो नियंत्रण और नियमन का कार्य इसका रहता है। क्या काम रहता है, नियंत्रण और नियमन, नियंत्रण और नियमन का कार्य इसका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की बात करने वाले हैं अपन, और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे और भी फैक्ट्स जो होंगे साथ साथ उनकी बात अपन करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं। ये पीयूष ग्रंथि है आपकी। ठीक है, ये क्या है, पीयूष ग्रंथि है। इसकी बात अपन सबसे पहले करने वाले। देखो पीयूष ग्रंथि की बात अगर आप करोगे यहाँ पे, तो देखो ये हमारी क्या है, पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, अब पीयूष ग्रंथि के अंदर इधर आप देखो, ये पीयूष ग्रंथि हमारी कहाँ मिलेगी, मस्तिष्क के अंदर मिलेगी। अब मस्तिष्क के अंदर मिलने के साथ आप देखो, इसके अंदर जो ये ऊपर से जुड़ी हुई है, ये हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी हुई है। ये ऊपर की तरफ आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। ये तो आपका क्या है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे ये नीचे जुड़ी हुई है, ये जो संरचना है ना, इसको अपन बोलते हैं इनफंडिबुलम।
ये इनफंडिबुलम है। ये क्या है? इनफंडिबुलम। अब आपसे कभी ये पूछ ले कि ये जो पीयूष ग्रंथि है नीचे, ये पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के साथ किसके माध्यम से जुड़ी हुई है? तो ये इनफंडिबुलम के माध्यम से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो पीयूष ग्रंथि है इसके अंदर दो लोब दिख रहे हैं, एक आगे का लोब है, एक पीछे का लोब। दो लोब दिख रहे हैं आपको, एक क्या है यहाँ पे एंटीरियर लोब है, एक क्या है पोस्टीरियर लोब है। दो भाग हो गए, यानी कि इसके दो भाग हो गए। ठीक है, अब ये जो दो भाग है ना पीयूष ग्रंथि के, पीयूष ग्रंथि के जो दो भाग है, दो भाग के अंदर जो अग्रभाग है आपका, जो आपका अग्रभाग है, ये अग्रभाग को आप क्या कहोगे? तो अग्रभाग को आप कहोगे एडिनोहाइपोफाइसिस। इस अग्रभाग को आप क्या कहोगे? एक भाग तो इसका जो अग्र वाला है इसको तो आप क्या कहोगे? एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस इसको अपन बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे? एडिनोहाइपोफाइसिस बोलेंगे भाई। इसको अपन क्या बोलेंगे? एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो पीछे वाला भाग है, जो पश्च भाग है, इसको आप क्या बोलोगे? न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलोगे, न्यूरोहाइपोफाइसिस इसको बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? न्यूरोहाइपोफाइसिस इसको बोला जाएगा। ठीक है, तो ये दो भाग हो गए इसके, ये पीयूष ग्रंथि। अब जनरल चीजों के अंदर अगर आप देखोगे पीयूष यहाँ पे हो गई हाइपोथैलेमस से जुड़ा हो गया इनफंडिबुलम के माध्यम से। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं और ये सभी हार्मोन अलग अलग ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। तो अलग अलग ग्रंथियों को नियंत्रित करने के कारण इसको अपन क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष को अपन क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड इसको अपन कहेंगे। इसको अपन क्या कहेंगे? मास्टर ग्लैंड यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के लिए आप ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है हेड मास्टर ग्लैंड। इसको अपन क्या कहते हैं? हेड मास्टर ग्लैंड। हेडमास्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये ग्रंथि हाइपोथैलेमस जो है ना वो इस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है, इसलिए इसको हेडमास्टर कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं ये जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन कौन कौन से हैं? तो आप देखो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन की अगर अपन बात करें तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एसटीएच। किसको? एसटीएच। ये है आपका सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसको अपन क्या बोलेंगे? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बोलेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन इसको अपन ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन भी इसको बोला जाता है, या वृद्धि हार्मोन भी अपन कहते हैं। ठीक है, अब वृद्धि हार्मोन है तो सामान्य सी बात है कि इसका कार्य क्या होगा भाई? इसका कार्य क्या होगा? सामान्य सी बात है, वृद्धि हार्मोन है तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास का काम कौन करेगा? यही करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा कि शरीर की वृद्धि और विकास करना, शरीर की वृद्धि और विकास करना। शरीर की वृद्धि और विकास का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो शरीर की वृद्धि और विकास का जो कार्य किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो आप कहोगे शरीर की वृद्धि और विकास का कार्य इस हार्मोन के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें भी इस हार्मोन की अधिकता हो गई या कमी हो गई तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मान लो भी अधिकता हो गई, इस हार्मोन की क्या है? अधिकता। अब अधिकता है तो शरीर का ज्यादा विकास हो जाएगा, सिंपल सी चीज है भाई। अगर कम है तो कम विकास होगा, ज्यादा है तो ज्यादा विकास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकता से ज्यादा विकास हो जाएगा, अत्यधिक वृद्धि हो जाती है शरीर की, तो यहाँ पे कुछ डिजीज उत्पन्न हो जाती है। जैसे यहाँ पे जो है अधिकता से क्या होगा? तो यहाँ पे एक आप बता सकते हो महाकायता। इसको अपन क्या कहेंगे? महाकायता या भीमकायता कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? भीमकायता। इसको अपन क्या कहेंगे? भीमकायता। महाकायता या भीमकायता आप कह सकते हो कि इसकी अधिकता से जो है कौन सा रोग होगा? तो आप कहोगे महाकायता या भीमकायता, जिसके अंदर शरीर जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद अगर आप दूसरे रोग की बात करोगे तो एक रोग मिलेगा आपको अग्राती कायता, जिसको अपन कहते हैं एक्रोमेगेली। जिसको अपन क्या कहते हैं? एक्रोमेगेली कहते हैं। अब एक्रोमेगेली का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा जबड़ा है, इसका जो नीचे वाला भाग है, इसकी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, उसको अपन कहते हैं एक्रोमेगेली। ये भी किसके कारण होता है? इसकी अधिकता के कारण होता है। लेकिन अगर इसकी कमी हुई तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पे कमी हो गई इसकी, तो इसकी कमी से होने वाला जो रोग है ना
उसको अपन कहते हैं बोनापन, उसको अपन क्या कहते हैं, बोनापन कहते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे, बोनापन कहेंगे, बोनापन यानी कि ड्वार्फिज्म। इसको अपन क्या कहेंगे, ड्वार्फिज्म। इसको अपन क्या कहेंगे, ड्वार्फिज्म कहेंगे। इसको अपन क्या कहेंगे, ड्वार्फिज्म कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन कंप्लीट हो जाता है कि सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन हमारे शरीर के अंदर क्या करता है और इसकी कमी या अधिकता से कौन से रोग होते हैं। अब देखो दूसरा जो हार्मोन मिलता है आप लोगों को इससे पीयूष ग्रंथि से, उसके अंदर एक हार्मोन आप ध्यान रखेंगे, प्रोलैक्टिन को। किसको, प्रोलैक्टिन। अब हमारा प्रोलैक्टिन क्या करता है, भी प्रोलैक्टिन जनरली आपको किसके अंदर मिलेगा, मादा के अंदर मिलेगा। अब मादा के अंदर जब बच्चा जन्म लेता है या गर्भ काल का जो समय होता है तो दुग्ध का संश्लेषण होता है, दुग्ध बनता है। ठीक है, तो दुग्ध संश्लेषण का कार्य कौन करेगा, प्रोलैक्टिन करेगा। तो आप यहाँ पे कहोगे मादा में दुग्ध संश्लेषण, दुग्ध संश्लेषण का काम किसके द्वारा किया जाता है, मादा में दुग्ध संश्लेषण का काम जो है वो कौन करता है, प्रोलैक्टिन करता है। इसके अलावा देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें प्रोलैक्टिन के अलावा एलएच हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन लैक्टोजेनिक हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन जो है गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन कहलाता है, जो अंडोत्सर्ग है या शुक्राणु के परिपक्वन के अंदर सहायक होता है। ठीक है, तो इस एलएच हार्मोन को आप एक लाइन के अंदर बता सकते हो कि ये मादा के अंदर अंडोत्सर्ग में सहायक है। मादा में अंडोत्सर्ग कराता है, अंडोत्सर्ग कराता है, अंडोत्सर्ग कराता है। अंडोत्सर्ग होने के बाद जो है इस ग्रेफियन पुटिका से कार्पस लुटियम जो बनती है, उस कार्पस लुटियम के अंदर ये सहायता करता है। तो मादा में अंडोत्सर्ग में सहायता करता है, अंडोत्सर्ग में सहायता। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो है आप एक एफएसएच हार्मोन को देख सकते हैं यहाँ पे, एफएसएच हार्मोन। अगला कौन सा है, एफएसएच। ठीक है, एफएसएच हार्मोन इसको अपन कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको अपन क्या कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको अपन क्या कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका सीधा सा काम आपको ध्यान रखना है कि ये महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर, दोनों के अंदर होगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे अंडजनन और शुक्र जनन के अंदर सहायक। इसका जो कार्य होता है ये होता है अंडजनन व शुक्र जनन में सहायक। ये क्या होता है, अंडजनन और शुक्र जनन में सहायक होता है। अंडजनन और शुक्र जनन के अंदर क्या होता है, ये सहायक होता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पे नोट लगाकर एक चीज आप देख सकते हो कि भी नोट लगा के हम क्या कहते हैं कि जो एलएच हार्मोन है, एलएच और एफएसएच, एलएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच को अपन ल्यूटिनाइजिंग बोलते हैं, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनको एफएसएच हार्मोन को सम्मिलित रूप से, इनको सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलते हैं, इनको सम्मिलित रूप से गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन कहा जाता है। गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन इनको कहा जाता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इनको कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इनको कहा जाता है। ठीक है, ये बात हो जाएगी इसके अंदर। भाई यहाँ पे एलएच और एफएसएच हार्मोन को सम्मिलित रूप से अगर अपन बात करेंगे ना, तो इनको अपन क्या कहेंगे, गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन यहाँ पे कहने वाले। तो कितने हार्मोन हो गए, 4 हार्मोन हो गए। उसके बाद पीयूष ग्रंथि के हार्मोन की बात करें, उसके बाद देखो, उसके बाद आप एक हार्मोन बता दोगे, 4 के बाद एक आ जाएगा आपका टीएसएच। अब ये जो टीएसएच हार्मोन है इसको अपन बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको अपन क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब होता है कि ये क्या कार्य करेगा, तो ये सीधी सी बात है भी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिखा हुआ है तो थायराइड का मतलब क्या हो गया, थायराइड ग्रंथि से हो गया। तो ये थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण को जो है देखता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि थायराइड के हार्मोन को प्रेरित करता है, थायराइड के हार्मोन, थायराइड के हार्मोन निर्माण को, थायराइड के हार्मोन निर्माण को प्रेरित करता है, निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक बात है। चलो
उसके बाद जो है आप इसके अंदर कौन सा हार्मोन ले लेंगे, उसके बाद अगर आप देखेंगे छठा हार्मोन आपको मिलेगा ACTH। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको आप कहोगे भाई एड्रीनो, इसको आप क्या कहोगे, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको अपन क्या कहेंगे, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसको अपन बोलेंगे, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसको अपन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो ADH ACTH है, एड्रीनो का मतलब क्या, एड्रीनल ग्रंथि से है। तो एड्रीनल ग्रंथि के जो हार्मोन्स है उनको नियंत्रित करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, ये ACTH, यानी कि ये आप कह सकते हो यहाँ पे एड्रिनल के हार्मोन को प्रेरित करता है, एड्रिनल के हार्मोन को प्रेरित करता है। ये क्या करता है, एड्रिनल के हार्मोन को प्रेरित करता है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये क्या करता है, एड्रिनल के हार्मोन को प्रेरित करेगा ACTH। अब यहाँ पे देखो, अब काम की चीज यहाँ पे एक और बात सुनो कि भाई ये 6 हार्मोन हमने पढ़े हैं ना, ये 6 ही हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलते, ये 6 ही जो है किस भाग से, अग्रभाग से निकलते, जिसको हमने क्या कहा है, एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। ये एडिनोहाइपोफाइसिस हार्मोन जो ये भाग है हमारा, उस भाग से ये 6 हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन हो गया, इसके अलावा हमने दूसरा कौन सा देखा है, प्रोलैक्टिन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है, और यहाँ पे ये तो दोनों हो गए। उसके बाद देखो आप TSH हो गया, ACTH, ये 6 के 6 हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलते। इसके अलावा एक मध्य भाग में कई बार अपन हार्मोन पढ़ते हैं MSH। अब ये जो MSH है एक्चुअल में बाद में ये जो है किसके साथ मिल जाता है, अग्रभाग के साथ मिल जाता है, MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको अपन क्या बोलेंगे, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जनरली हमारी त्वचा, मेलानिन वर्णक जो होता है उसकी मात्रा का नियंत्रण करता है। तो ये मेलानिन वर्णक या मेलानोसाइट की मात्रा जब हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाती है, उस समय हमारे त्वचा का जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाता है, यानी कि हम काले नजर आना शुरू हो जाते हैं। और ये धूप के अंदर ज्यादा इसका सिक्रेशन होता है, इसलिए धूप के अंदर अगर अपन ज्यादा रहते हैं तो काले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये MSH है, त्वचा का रंग जो है ये निर्धारित करता है। ठीक है, ये जनरली जो है त्वचा रंग पर इसका असर होता है। ठीक है, त्वचा रंग पर। अब देखो यहाँ पे उसके बाद आप बात करोगे ना, तो इसके जो है आप दूसरा देखो यहाँ पे 7 हो गए। 8वां हार्मोन देखो, अब आप जो है 8वां हार्मोन किसके अंदर लोगे, पश्च भाग से, जो पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग है ना, जिसको अपन कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है, इसकी बात अगर आप करोगे, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस, इससे जो हार्मोन निकलते हैं उसके अंदर अगर देखोगे आप, तो एक हार्मोन तो मिलेगा आपको ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन तो कौन सा मिलेगा, ऑक्सीटोसिन मिलेगा, ऑक्सीटोसिन मिलेगा। एक हार्मोन तो आपको कौन सा मिल जाएगा, ऑक्सीटोसिन मिल जाएगा। अब ऑक्सीटोसिन जनरली किसके अंदर होता है, मादा के अंदर होता है ऑक्सीटोसिन। भाई जब शिशु का जन्म होता है, ये शिशु गर्भ काल का जो समय चल रहा है, गर्भ काल के दौरान हम जानते हैं कि भाई यूटेरस के अंदर बच्चा विकसित हो रहा है। तो यूटेरस के अंदर जब बच्चा विकसित हो रहा होता है तो कई ग्रंथियों के अंदर क्या कई जो है अंगों के अंदर क्या होता है, फैलाव होता है। तो इस ऑक्सीटोसिन को जब आप देखोगे, तो जब गर्भ काल का 8वें महीना लास्ट सप्ताह या 9वें महीने का पहला सप्ताह जो होता है, उस दौरान ऑक्सीटोसिन हमारे यूटेरस की जो पेशियां हैं उनके अंदर क्या करता है, खिंचाव उत्पन्न करता है, उनको फैलाता है। उनको फैलाने से एक पीड़ा उत्पन्न होती है जिसको अपन कहते हैं प्रसव पीड़ा कहते हैं। तो ये जो है ये क्या करता है, देखो इसके अंदर एक काम तो इसका क्या देखोगे आप कि ये जो है शिशु जन्म के समय, शिशु जन्म के समय, शिशु जन्म के समय, शिशु जन्म के समय, शिशु जन्म के समय प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। और प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने के कारण, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे
इसलिए इसे प्रसव पीड़ा का हार्मोन कहते हैं। इसलिए इसे प्रसव पीड़ा का हार्मोन कहा जाता है। प्रसव पीड़ा का हार्मोन इसको कहा जाता है। प्रसव पीड़ा का हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, हार्मोन कहा जाता है। पहली बात हो गई। ठीक है, प्रसव पीड़ा का हार्मोन इसको कहा जाता है। दूसरी बात देखो इसके अंदर, दूसरी बात आप देखोगे ना इसके अंदर, तो एक तो आपकी क्या हो गया, प्रसव पीड़ा का हार्मोन। दूसरी बात है कि जब शिशु जन्म ले लेता है तो उस समय उसको स्तनपान की आवश्यकता होती है, दूध की आवश्यकता होती है। तो स्तन ग्रंथियों से दूध का जो निष्कान किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ऑक्सीटोसिन। जो सिक्रेशन कराया जाता है वो किसके द्वारा, ऑक्सीटोसिन के माध्यम से करवाया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन स्तन की ग्रंथियों के अंदर खिंचाव उत्पन्न करता है, जिससे कि दूध का निष्कान होता है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, दुग्ध निष्कान का हार्मोन। ये दुग्ध निष्कान का हार्मोन है, दुग्ध निष्कान का हार्मोन, दुग्ध निष्कान का हार्मोन, इसको अपन क्या कहते हैं, दुग्ध निष्कान का हार्मोन कहते हैं। अब ये किसके अंदर होगा, तो ये मादा के अंदर ही होगा। ऑब्वियसली भी कॉमन सेंस की बात है, ये किसके अंदर होगा, मादा के अंदर होगा। दोनों जो है एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं। इसके अलावा देखो साइकोलॉजिकली इसको कई बार अपन पढ़ते हैं कि इसको प्यार का हार्मोन कहते हैं, इसको लव का हार्मोन कहते हैं, लव हार्मोन। अब ये लव हार्मोन जनरली ये इसलिए कहा जाता है, साइकोलॉजिकली अपन ऐसा कहते हैं कि भाई जब एक माँ होती है तो जब बच्चे को जन्म देती है तो उस समय जो है एक पीड़ा होती है। तो उस तरह से इस हार्मोन को, जैसे ये प्रसव पीड़ा है और इस समय जो है पीड़ा होती है, तो अपने माँ से इसको क्या हो जाता है, लगाव होता है। जो जच्चा और बच्चा जिसकी बात करते हैं, माँ और बेटे, तो उनके बीच में प्रेम हमेशा होता है, होता आया है, आगे होता रहेगा। तो ये उसी संदर्भ के अंदर इसको लव हार्मोन कहा जाता है। ये हमारे वाले प्यार के संदर्भ में इसको लव हार्मोन नहीं कहा जाता है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो तो हमारा एक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसको अपन जो है, ये ऑक्सीटोसिन हमारे बीच में कहीं नहीं है। ऑक्सीटोसिन हमारे और हमारी माँ के बीच में है, वो ऑक्सीटोसिन, ये वो वाला प्यार है। ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन हो गया पृष्ठ भाग से। अब देखो दूसरा एक हार्मोन यहां से और निकलेगा। वो दूसरा हार्मोन कौन सा है, तो दूसरा हार्मोन है आपका एडीएच। कौन सा है, एडीएच, जिसको अपन बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको एक और नाम दिया जाता है वैसोप्रेसिन। इसको अपन क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन भी इसको बोला जाता है। ये क्या है आपका, वैसोप्रेसिन बोला जाता है इसको। ये एडीएच हार्मोन, इसका काम क्या होता है, इसका भाई आपने किडनी की जो यूनिट है नेफ्रॉन्स, किडनी की जो यूनिट है नेफ्रॉन्स, तो नेफ्रॉन्स किडनी का काम क्या होता है, रक्त को छानना। अब छान के उसमें से क्या निकाल रहा है, वो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है उनको निकाल रहा है। क्रिएटिनिन है, यहाँ पे यूरिक एसिड है, यूरिया है, इनको निकालता है। लेकिन उसके साथ पानी भी तो जा रहा है, पानी भी तो जा रहा है। तो पानी का एक अवशोषण तो हमारी कहाँ होता है, बड़ी आंत के अंदर। हमारी जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर जल का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन इसके अलावा हार्मोन के माध्यम से अगर जल का रीअब्जॉर्प्शन होता है तो वो किसके अंदर होता है, किडनी के अंदर। जो हमारा नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स की जो नलिकाएं हैं, हैनले लूप है, यहाँ पे जो वापिस से जो अतिरिक्त जल गया है उसके रीअब्जॉर्प्शन को ये मेंटेन करता है। कौन, एडीएच। तो यहाँ पे आप कहोगे कि इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य होगा नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स से जल का, नेफ्रॉन से जल का पुनरावशोषण। क्या होता है, पुनरावशोषण होता है, पुनरावशोषण, रीअब्जॉर्प्शन, जल का पुनरावशोषण करना, नेफ्रॉन से जल का पुनरावशोषण करना, ये इसका काम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरी बात इसके अंदर ये आती है कि भाई जल का पुनरावशोषण तो ये करता है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए, भाई क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमारा कि अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा, अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा। तो आप कहोगे कि भाई इसकी अगर कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर एडीएच हार्मोन की, तो एडीएच हार्मोन की अगर हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि भाई ये जो जल, अतिरिक्त जल जा रहा है किसके अंदर, नेफ्रॉन्स के अंदर, उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये किडनी से सीधा किसके अंदर जा जाके भरेगा, मूत्राशय के अंदर भरेगा। और मूत्राशय जब बार बार भरता रहेगा तो हमें मस्तिष्क से बार बार सिग्नल भी मिलेंगे कि भाई बार बार यूरिन जाना है हमें। तो यहाँ पे पॉलीरेमिया हो जाएगा, यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसकी कमी होगी जब क्या हो जाएगी, यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी, यूरिन की मात्रा, यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी।
यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। और यूरिन करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाएगी। भाई यूरिन की मात्रा बढ़ी है तो बार बार यूरिन के लिए तो जाना ही पड़ेगा। अब जाना पड़ेगा तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस रोग को अपन कहते हैं उदकमेह। इसको अपन क्या कहते हैं, उदकमेह कहा जाता है। और इसको अपन दूसरा नाम देते हैं डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिड्स। इसको अपन क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिड्स इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, डायबिटीज इंसिपिड्स इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये कमी हो जाएगी, यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी, उदक में है, डायबिटीज इंसिपिड्स इसकी कमी से ये रोग होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज किसके अंदर आ जाती है, ये आपके एडीएच के अंदर। तो ये पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन थे मोस्टली उन हार्मोन को मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अभी सारे हार्मोन्स जो है मैंने यहाँ पे बता दिया, अग्र भाग से कौन सा है, पश्च भाग से कौन सा, बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये पीयूष ग्रंथि हमारी यहाँ पे हो जाती है खत्म, ठीक है। पीयूष ग्रंथि यहाँ पे हो जाती है खत्म। इसके बाद अगर अपन हाइपोथैलेमस की बात करें, अगर अपन हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस के लिए दो चीजें आप ध्यान रख सकते हो। जैसे हाइपोथैलेमस के बारे में दो चीजें आप ध्यान रखना। देखो यहाँ पे हाइपोथैलेमस की अगर अपन बात करें, किसकी, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के अंदर सबसे पहली चीज तो है कि भाई ये उपस्थित कहाँ पे होगी, तो उपस्थित कहाँ पे, इसकी स्थिति कहाँ पे होगी। तो स्थिति के अंदर आप सीधा सिंपल सा आंसर देंगे कि भाई स्थिति इसकी कहाँ पे होती है, तो ये मस्तिष्क के अंदर होती है। कहाँ पे होती है, मस्तिष्क के अंदर होगी, ठीक है, मस्तिष्क के अंदर होगी। उसके बाद देखो ये हाइपोथैलेमस जो है ये पीयूष का नियंत्रण करती है, पीयूष का नियंत्रण, पीयूष का नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइन जो सिस्टम है हमारा, अंतःस्रावी तंत्र, इन दोनों का जो जुड़ाव पॉइंट है वो कौन सा है, तो वो यही है भाई। वो क्या है, वो यही है। जो जुड़ाव पॉइंट है वो क्या है, यही है। हाइपोथैलेमस जो है यहाँ से दोनों को तंत्रों को जोड़ता है आपस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस के लिए विशेष नामों का प्रयोग करते हैं, जैसे इसको अपन कहते हैं सुप्रीम कमांडर, इसको अपन क्या कहते हैं, सुप्रीम कमांडर इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसको मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर क्यों, क्योंकि ये पीयूष को नियंत्रित करती है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा अपन जो है हेडमास्टर भी इसको नाम दे देते हैं। इसको क्या नाम दे देते हैं, हेडमास्टर ग्लैंड, हेडमास्टर भी इसको कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक कार्य इसका ध्यान रखेंगे आप कि भाई ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये ताप नियंत्रण का कार्य करती है। ताप नियंत्रण के जो केंद्र है वो इसके अंदर होती है। ताप नियंत्रण हमारे शरीर के ताप को मेंटेन करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका। उसके बाद जो है अपन थोड़ा सा नीचे चलते हैं। देखो भाई अपन ने ग्रंथि के अंदर बात करी थी कि भाई ये ग्रंथियां हमारी, इन ग्रंथियों के अंदर हमने हाइपोथैलेमस और पीनियल जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर ली। अब अपन पीनियल ग्रंथि के जो हार्मोन्स है उनकी बात करते हैं। पीनियल ग्रंथि के अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं, तो देखो पीनियल ग्रंथि की अगर अपन बात करें ना राजा, तो देखो ये जो हमारी पीनियल ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि, पीनियल, ये जो हमारी पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि की बात अगर अपन करें, किसकी बात कर रहे हैं अपन, पीनियल ग्रंथि की। तो पीनियल ग्रंथि की स्थिति आप क्या लिखोगे, पीनियल ग्रंथि की जो स्थिति है वो आप क्या लिखोगे, पीनियल ग्रंथि की स्थिति क्या है, तो पीनियल ग्रंथि की स्थिति जो आपकी रहेगी वो रहेगी मस्तिष्क के अंदर ही रहेगी। कहाँ पे रहेगी, मस्तिष्क के अंदर ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखो इससे जो हार्मोन निकलने वाले हैं, इससे जो हार्मोन निकलने वाले हैं, हार्मोन कौन कौन से हैं, पीनियल से जो हार्मोन है वो कौन कौन से निकलने वाले हैं, तो एक हार्मोन तो होगा आपका कौन सा, सीरोटोनिन। भाई कौन सा होता है, सीरोटोनिन होता है, जो हमारे नींद की मात्रा का नियंत्रण करता है, ठीक है। एक हार्मोन कौन सा होगा, मेलेटोनिन होगा। एक हार्मोन कौन सा होता है, मेलेटोनिन होगा। ये मेलेटोनिन जो है जनरली महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन करता है। ये किसके अंदर, मादा में मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन करता है। किसका नियमन करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन करता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो हमारी जो जैविक क्रियाएं हैं, जो हमारी जैविक क्रियाएं या जैविक जो दिनचर्या हमारी, उसको नियंत्रण करता है कि भाई
उसका नियमन करता है कि भाई हमें कब नींद आती है, कब भूख प्यास लगती है, ये सारे काम जो है किसके द्वारा, इसके द्वारा किया जाता है। इसलिए इसको जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, जैविक घड़ी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जैविक घड़ी कहा जाता है। इसके अलावा जैविक घड़ी के अलावा इसको एक नाम दिया जाता है मस्तिष्क की रेत। मस्तिष्क की रेत कहा जाता है, मस्तिष्क की रेत। अब मस्तिष्क की रेत इसको क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे एक रीजन है कि भाई ये जो ग्रंथि है ना, ये जो ग्रंथि है ये धीरे धीरे क्या होती जाती है, खत्म होती जाती है। धीरे धीरे ये धागों के रूप में पूरे मस्तिष्क के अंदर फैल जाती है। इसलिए इसको जो है भैया शुरुआत के अंदर तो क्या होती है, शुरुआत के अंदर तो एक साथ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये मस्तिष्क के अंदर धागों के रूप में, पतले पतले धागों के रूप में फैल जाती है। तो इस कारण से इसको अपन क्या कहते हैं, मस्तिष्क की रेत कहते हैं। और बुढ़ापे के अंदर अपन जनरली देखते भी हैं कि बुढ़ापे के अंदर जो है आदमी का जो शेड्यूल है वो पूरा बिगड़ा हुआ रहता है। जिस समय सोना होता है उस समय जाग रहे होते हैं, जिस समय जागना होता है उस समय सो रहे होते हैं। तो पूरा शेड्यूल बिगड़ा रहता है बूढ़े व्यक्तियों के अंदर, आपने देखा होगा। तो ये पीनियल ग्रंथि है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसको बोलते हैं, मस्तिष्क की रेत भी इसको कहा जाता है। हार्मोन कौन कौन से है, तो सीरोटोनिन और मेलेटोनिन, 2 हार्मोन इसके अंदर से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद अपन नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो लेते हैं। अगली ग्रंथि कौन सी आती है, अगली ग्रंथि आती है हमारी थायराइड। कौन सी आती है, थायराइड। भाई यहाँ पे मस्तिष्क के अंदर हमने 3 ग्रंथियां पढ़ी। मस्तिष्क के अंदर कितनी ग्रंथियां पढ़ी है, 3 ग्रंथियां। देखो मस्तिष्क के अंदर अपन ने 3 ग्रंथियां कौन कौन सी पढ़ी है, एक तो हाइपोथैलेमस पढ़ी है, एक पीनियल ग्रंथि है और एक हमारी पीयूष ग्रंथि, तीनों ग्रंथियां हो गई। उसके बाद देखो अपन आते हैं गले के अंदर। कहाँ पे, गले के अंदर। गले के अंदर कौन सी ग्रंथि है, तो ये बताओगे आप, थायराइड। कौन सी ग्रंथि है, थायराइड। देखो ये कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि है। अब देखो ये जो थायराइड ग्रंथि है ये कहाँ पे है, इसकी स्थिति देखो। ये हमारी श्वास नली है, ये हमारी क्या है, श्वास नली है। इस श्वास नली के अंदर ये सी आकार के छल्ले हैं, सी आकार के छल्ले हैं, सी आकार के छल्ले। इस सी आकार के छल्ले ये श्वास नली के दोनों तरफ, ये जो ग्रंथि है ना ये वाली, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, ये हमारी क्या है, थायराइड ग्रंथि है, श्वास नली के दोनों ओर। तो इसकी स्थिति जो लिखोगे ना आप कि भाई ये होती कहाँ पे है, तो आप बताओगे कि ये होती कहाँ पे है। स्थिति आप लिखोगे गले में, गले में श्वास नली के दोनों ओर, गले में श्वास नली के दोनों ओर, गले में श्वास नली के दोनों ओर। गले में कहाँ होगी, श्वास नली के दोनों ओर। अब दोनों ओर है तो ये एच आकार की हो जाती है। इसका आकार कैसा हो जाता है, एच आकार की। ये आकार कैसा होता है इसका, आकार आप कहोगे कि आकार के अंदर आप देखोगे तो एच आकार की ग्लैंड होती है। कैसी होती है, एच आकार की ग्लैंड होती है। अब ये थायराइड ग्रंथि की अगर आप एक विशेषता देखोगे, एक विशेषता कौन सी, कि भाई यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है उसका सबसे बड़ा या सबसे छोटे हिसाब से कुछ फैक्ट बनता है, तो एग्जैक्टली बनता है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कौन सी, थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि तो अपन किसका नाम बढ़ दे, यकृत का। लेकिन अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो थायराइड हो जाएगी। ठीक है, अब आप थायराइड के अंदर कार्यों को अगर देखोगे तो वैसे तो थायराइड के बहुत सारे कार्य होते हैं भाई, कायांतरण का कार्य भी होता है, इसके अलावा जो है मेटाबॉलिज्म का कार्य भी इसके अंदर होता है, मस्तिष्क का विकास भी होता है, जो है रक्त दाब से रिलेटेड भी इसके अंदर कार्य होते हैं। तो एक दूसरे से जुड़े हुए बहुत सारे कार्य, लेकिन मोस्टली आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पे कि भाई कार्य के बारे में, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, बीएमआर, बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारीय उपापचयन, आधारीय उपापचयन। देखो वापिस लिख देता हूं मैं, आधारीय उपापचयन दर का नियमन। ये जो चीज की जाती है ना,
ये चीज किसके द्वारा की जाती है? तो ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? थायराइड ग्रंथि के द्वारा ये चीज यहाँ पे की जाती है। भी आधारीय उपापचयन दर्क और नियमन जो है किसके द्वारा किया जाता है? ये थायराइड के द्वारा किया जाता है। ओके, इसके अलावा अगर आपसे कायांतरण, जैसे जो है मेंढक के अंदर जो लार्वा होता है, उससे वयस्क मेंढक में जो कायांतरण होता है वो किसके कारण होता है? थायराइड के कारण होता है। ठीक है, चलो अब इसके हार्मोन्स की बात करते हैं। भी इसके अंदर हार्मोन कौन कौन से हैं? तो हार्मोन से रिलेटेड जब भी आप बात करोगे इसके अंदर, तो देखो हार्मोन की बात अगर अपन करें, हार्मोन की बात करें तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कभी पूछ ले आयोडीन युक्त हार्मोन किसके अंदर होते हैं, तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो होते हैं, आयोडीन युक्त हार्मोन जो है वो किसके अंदर होते हैं? वो थायराइड के अंदर होते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन किसके अंदर मिलेंगे? जो है थायराइड के अंदर मिलेंगे। ये आप कह सकते हैं कि ये जो हार्मोन बनते हैं ये आयोडीन प्लस किससे बनते हैं? टायरोसिन से। आयोडीन और टायरोसिन के माध्यम से जो थायराइड है उसके हार्मोन यहाँ भी बनते हैं। किससे? आयोडीन और टायरोसिन से। अब यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो उनके अंदर जब जाओगे आप, तो यहाँ पे एक हार्मोन तो आपको मिलेगा, कौन सा? T3 जिसको अपन कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। ये ट्राई आयोडोथायरोनिन जो है ये कम सक्रिय होता है, और एक होता है आपका T4 जिसको अपन कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ये टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ये कौन सा है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और इन दोनों को मिला के या तो आप कह दो थायरोक्सिन कह दो या थायराइड हार्मोन कह दो। इन दोनों को मिलाकर आप क्या कह दो? थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ पे कह दो। भी इसको अपन क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन है, मोस्टली तो इसको ही अपन थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, लेकिन सम्मिलित रूप से अगर आप कहोगे, क्योंकि ये जो है कम क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है, एक्टिव ज्यादा होता है। ठीक है, ये थायरोक्सिन के बारे में हो जाएगा। एक हार्मोन यहाँ से आपको और मिलेगा, भी एक हार्मोन आपको और मिलेगा, कैल्सीटोनिन। कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन हार्मोन। ये कैल्सीटोनिन एक्चुअल में जो पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है हमारी, उसके विपरीत कार्य करता है, कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। ये क्या करता है? कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पैराथ हार्मोन के विपरीत काम करता है। किसके विपरीत काम करता है? पैराथ हार्मोन के विपरीत काम करता है। तो ये कैल्सीटोनिन, तो ये तीन तरह के हार्मोन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे भाई। किसके अंदर? थायराइड के अंदर आपको मिल जाएंगे। अब आप जो है थोड़ा सा इसके अंदर देखोगे, अगर थायराइड के हार्मोन की कमी हुई, यानी हाइपोथायरोडिज्म हुआ, अगर हाइपोथायरोडिज्म, देखो अपन बात करते हैं हाइपोथायरोडिज्म। अगर हाइपोथायरोडिज्म की बात करें कि थायराइड की कमी, थायराइड हार्मोन की अगर कमी हुई तो कौन से रोग हो सकते हैं? तो देखो, एक रोग तो वैसे थायराइड की कमी से आप नहीं बताओगे इसको, ये जो गेंगा रोग होता है, गेंगा या जिसको अपन बोलते हैं गोइटर या जिसको अपन बोलते हैं गलगन। ठीक है, ये एक्चुअल में थायराइड हार्मोन की कमी से तो नहीं होगा, लेकिन इसको अपन कमी के अंदर लिख रहे हैं। ये होता है एक्चुअल में किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। अब हम अच्छे से जानते हैं कि आयोडीन की कमी होगी ना, आयोडीन की कमी होगी तो आप देखो, आयोडीन की कमी होगी तो हार्मोन बनेगा क्या? हार्मोन नहीं बनेगा ना। हार्मोन अगर नहीं बनेगा, यहाँ पे आप सिंपल सी बात देखो कि हार्मोन अगर नहीं बनेगा तो जो पीयूष ग्रंथि हमारी वो एक हार्मोन लेके बैठी है, और वो जिम्मेदारी लेके बैठी है कि भाई मैं थायराइड से हार्मोन बनाऊंगी। और ये TSH है, ये हार्मोन कौन सा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये तो कह रहा है मैं हार्मोन बनाऊंगा, अगर बनाऊंगा तो फिर ये हार्मोन बना नहीं रहे हैं, ये कह रहा है हार्मोन बनाओ, तो फिर क्या होगा? इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो थायराइड कहेगी कोई बात नहीं, मैं प्रयास करता हूं। उस प्रयास के अंदर क्या होता है? थायराइड
थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, थायराइड ग्रंथि का आकार जो है वो बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है। और इसके आकार को बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आकार जो बढ़ जाता है इसी से गले के अंदर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। और गले के अंदर सूजन जब आ जाती है तो उसको अपन गलगंड या गॉइटर रोग का कहते हैं अपन, ठीक है, गलगंड या गॉइटर रोग कहते हैं। तो ये गेंगा रोग है जो आयोडीन की कमी से होगा, न कि थायराइड हार्मोन की कमी से होगा। तो एक रोग तो ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखो, एक रोग आपको मिलेगा जड़ मानवता। एक रोग कौन सा मिलेगा, जड़ मानवता। इस जड़ मानवता के अंदर क्या होता है, जड़ मानवता के अंदर बच्चों में मानसिक विकास नहीं होता है। इससे क्या होता है, बच्चों में मानसिक विकास, बच्चों में मानसिक विकास जो है नहीं होता है, मानसिक विकास नहीं होता है, बच्चों में मानसिक विकास नहीं होता है, ठीक है। बच्चों में क्या नहीं होता है, मानसिक विकास नहीं होता है जड़ मानवता के दौरान। एक रोग आपको इसके अंदर कौन सा मिलेगा, मिक्सिडीमा, मिक्सिडीमा। ये जो मिक्सिडीमा रोग होता है ये किसके अंदर, वयस्क के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, वयस्क व्यक्तियों में होता है, ठीक है। उसके अलावा एक रोग आपको मिलेगा यहाँ पे हाशीमाटो। कौन सा रोग मिलेगा, हाशीमाटो रोग मिलेगा। अब ये हाशीमाटो रोग जो है ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है हमारे लिए। ये स्वप्रतिरक्षा रोग है, स्वप्रतिरक्षा रोग, स्वप्रतिरक्षा रोग है। स्वप्रतिरक्षा मतलब सेल्फ इम्यून डिजीज है। ये सेल्फ इम्यून डिजीज ये करेगा क्या है कि ये जो हाशीमाटो रोग है इस दौरान जो दवाइयां लेते हैं अपन, इस दौरान हाशीमाटो रोग के अंदर जो दवाई लेते हैं अपन, ये दवाई जो है ये एंटीजन की भांति काम करती है। किसकी भांति काम करती है, एंटीजन की भांति काम करती है। अब ये जो एंटीजन है ना, एंटीजन क्या करता है, एंटीबॉडी को हमारा शरीर जो प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है एंटीबॉडी, उसको क्या करेगा, ये एक्टिव कर देगा भी। ये एंटीबॉडी को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। और एंटीबॉडी को जब एक्टिव करता है, एंटीबॉडी को जब एक्टिव करता है तो ये थायराइड को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। थायराइड क्या हो जाती है यहाँ पे, थायराइड जो है ये खत्म हो जाती है। और थायराइड खत्म हो जाती, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि या तो थायराइड को आप आत्महत्या कह दो, या फिर इस हाशीमाटो जो रोग है, ये जो हाशीमाटो रोग है, इस हाशीमाटो रोग को हम कहते हैं थायराइड की आत्महत्या। इसको अपन क्या कहते हैं, थायराइड की आत्महत्या कर देता है ये, थायराइड की आत्महत्या। इसको अपन क्या बोलते हैं, थायराइड की आत्महत्या बोलते हैं भी। इसको अपन क्या बोलेंगे, थायराइड की आत्महत्या इसको बोला जाएगा। ओके, इसको क्या बोला जाएगा, थायराइड की आत्महत्या इसको बोला जाएगा। ओके, तो ये बात आप समझ गए होंगे। हाशीमाटो के दौरान थायराइड की क्या हो जाती है, आत्महत्या हो जाती है। और ये रोग हाशीमाटो, मिक्सिडीमा, जड़ मानवता और गेंगा, ये सब किसके अंदर आते हैं, हाइपोथायरोडिज्म के अंदर आते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हाइपरथायरोडिज्म यानी थायराइड के हार्मोन ज्यादा हो जाए उस समय क्या होगा, देखो हाइपरथायरोडिज्म के अंदर क्या होगा। देखो दूसरी बात यहाँ पे करते हैं, हाइपरथायरोडिज्म, इसकी बात अगर अपन करें हाइपरथायरोडिज्म, तो यहाँ पे इसकी बात देखो, ये थायराइड के अतिस्रवण से, थायराइड का अतिस्रवण, थायराइड का अतिस्रवण अगर होता है, ज्यादा होता है, तो उस समय क्या होगा, तो उस समय एक रोग तो आप ध्यान रखना। देखो एक रोग तो कौन सा ध्यान रखना आप लोगों को, ग्रीव्स रोग। कौन सा, ग्रीव्स, ग्रीव्स जिसको अपन क्या कहते हैं, एक्सोप्थैलेमिक गोइटर, एक्सोप्थैलेमिक गोइटर, एक्सोप्थैलेमिक गोइटर होता है। कौन सा रोग होता है, एक्सोप्थैलेमिक गोइटर होता है। एक तो क्या होता है, एक्सोप्थैलेमिक गोइटर। इसके अंदर जनरली क्या होता है कि ये जो रोग है ना एक्सोप्थैलेमिक गोइटर, इसके अंदर हमारी जो आंखें हैं, ये जो क्वार्टर है, इन क्वार्टर के अंदर क्या भर जाता है, जो है तरल भर जाता है, जिससे ये क्वार्टर बाहर आ जाते हैं थोड़े से, तो उससे आंखें बहुत डरावनी सी हो जाती हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, एक्सोप्थैलेमिक गोइटर कहते हैं। एक रोग आपको मिलेगा यहाँ पे से प्लूमर, एक रोग क्या मिलेगा, प्लूमर। ये भी थायराइड से रिलेटेड है, जिसके अंदर थायराइड के अंदर कुछ गाढ़ेपन का, कुछ गांठों का यहाँ पे विकास हो जाता है, ठीक है। तो ये थायराइड से अति श्रवण से होंगे। और कमी से हमने यहाँ पे कौन कौन से रोग देखे हैं, जिसके अंदर एक तो अपन ने गोइटर देखा है, एक अपन ने जो है यहाँ पे जड़ मानवता, मिक्सिडीमा, हाशीमाटो और जो ये रोग देखा। और हाशीमाटो के अंदर अपन ने कहा ये थायराइड की क्या है, आत्महत्या है।
ठीक है भाई। तो चलिए इस वीडियो के अंदर अपन जो है इतनी बात करते हैं, इसको पार्ट 1 रहने देते हैं। बाकी के जो है हम देखो थाइमस है, ये सारी ग्रंथियां हैं, इन सभी ग्रंथियों की अपन बात करने वाले हैं। तो इसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। तो अभी के लिए जो है ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप जो है अपने मित्रों तक, अपनी फ्रेंड सर्कल तक, अपनी लाइब्रेरी के अंदर, अपने घर आसपास में जो भी तैयारी करता है उसको ज़रूर भेजिएगा, और सिलेक्शन हब के बारे में उनको ज़रूर नोटिस कराइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपन इसके पार्ट 2 वीडियो के अंदर। सभी को नमस्कार, थैंक यू, और हमारे चैनल पर प्यार और सपोर्ट के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।